नमस्कार मित्रों, आज हम मिलते हैं डॉक्टर शिवांशु आनंद से, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी में शानदार सफलता अर्जित करते हुए सेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के पद को धारण किया है। और इस सफर में इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या क्या रणनीति अपनाई और आगामी जो विद्यार्थी है जो सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा, इन सब मुद्दों पर हम एक खास बातचीत करते हैं और जानते हैं डॉक्टर शिवांशु आनंद के सफलता के रहस्य के बारे में। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि सर कैरियर कंचन कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे और यहां पर जो 85 विद्यार्थी यहां से पास आउट होकर ऑफिसर बने हैं तो उसमें भी सर का बहुत योगदान था, क्योंकि ये क्लास लेते थे साइंस एंड टेक, पॉलिटी, और इनके द्वारा पढ़ाए गए आज 85 विद्यार्थी बिहार सरकार को सेवा देंगे 64वीं बीपीएससी के माध्यम से। तो आइए हम कुछ बातचीत करते हैं। डॉक्टर शिवांशु आनंद, आपने जो 64वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त करके जो एक शानदार उपलब्धि प्राप्त किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ईटी एकेडमी कैरियर कंचन की टीम का। हम जानना चाहेंगे कि आपके सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, डिवोशन और एक कंसिस्टेंसी होती है। वो मैंने इस 64th बीपीएससी के दरमियान कंटिन्यू रखा। ये मेरा मूल मंत्र है। अच्छा, तो सिविल सेवा में करियर बनाना है जबकि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो ये कब से आपने सोचा था? ये टर्म 2016 में आया। एक्चुअली मैं जब डिजास्टर से रिलेटेड कुछ काम ऐसे होते थे जिसमें हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता था, तो उस समय में मैंने ये देखा कि जो सिविल सेवा से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम होते हैं जो डायरेक्ट रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो उस समय मेरे भैया हैं राजीव रंजन चौधरी, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। ये टर्म 2016 का है जब मैंने सोचा कि चलो मुझे भी कमीशन में जाना चाहिए। अच्छा, तो अभी एक सवाल उठ रहा है कि तमाम सारे टॉप 10 का अगर आप लिस्ट देखें 64वीं बीपीएससी का, तो उसमें सारे इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इधर आ जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर युवा को जो प्रोफेशनल डिग्री धारक होते हैं वो भी इधर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार या आपके परिवार या देश का जो संसाधन खर्च हुआ है आपको एक डॉक्टर बनाने में या किसी को इंजीनियर बनाने में, और इधर तो एक जनरल ड्यूटी है, एक जनरल आर्ट्स या साइंस पढ़े व्यक्ति इसको कर सकता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो एक इनोवेशन चाहता है। मेरा ऐसा नहीं कहना है कि सामान्य जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उनमें इनोवेशन नहीं है, बट जो टेक्निकल ग्राउंड के लोग आ रहे हैं कुछ इनोवेटिव सोच लेकर ही आ रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो यूजलेस नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन में किसी न किसी सेक्टर को प्रभावित करती है और नया इनोवेशन और नई चीज़ें अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन को और उन्मुख करती है। एक डॉक्टर या इंजीनियर प्रशासन की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकता है? जैसा मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी होते हैं या जो टेक्निकल ग्राउंड से होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर सोच होती है। उस सोच जैसा मैंने बताया कि जो टेक्निकल ग्राउंड से होते हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले ऐसा नहीं है कि उनमें इनोवेटिव प्रकृति नहीं होती है, लेकिन चूँकि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है किसी भी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो अगर टेक्नोक्रेट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नया आयाम देने की कोशिश करते हैं। और मैं ये फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले भी इनोवेटिव होते हैं, इसलिए ये मेरी बात को ऐसा ना सोचा जाए कि मैं सिर्फ टेक्नोक्रेट के बारे में बोल रहा हूँ। ये बताइए कि आपको ये सफलता जो मिली है वो कितने प्रयासों में मिली है? ये मेरा दूसरा प्रयास था। दूसरा? पहला प्रयास में क्या कमी रह गया था? पहले प्रयास में मैंने जैसा एसेस किया कि इंटरव्यू में मेरे कुछ मार्क्स कम आए थे। कारण जो मेरे लास्ट के 2 मिनट थे उसमें मैंने कॉन्फिडेंस की कमी अपने में महसूस की थी, जो बोर्ड मेंबर को भी शायद वो दिखा हो। अच्छा, मुख्य परीक्षा में आपके क्या विषय थे? मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में मैंने लोक प्रशासन को लिया था। लोक प्रशासन को लिए थे। और इसके अलावे और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी मेंस में? बीपीएससी मेंस में और भी जैसे मैं वेटनरी साइंस से ग्रेजुएट हूँ तो ऑप्शनल के रूप और उसके अलावा जीएस के इसके अलावा जीएस पेपर 1 और जीएस 2 होते हैं। जीएस पेपर 1 की बात की जाए तो 3 पार्ट, पहला हिस्ट्री, सेकंड करंट अफेयर और थर्ड स्टैट होते हैं। 2 की बात की जाए अगर
तो फर्स्ट में पॉलिटी, सेकंड में जियो इकोनॉमिक्स को लेते हैं और थर्ड साइंस टेक। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। ये बताइए सबसे पहले कि पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है बीपीएससी का 150 अंकों का होता है, काफ़ी इन दिनों देखा जा रहा है कि उसका कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है जी। तो उसका कैसे आपने तैयारी किया और इस तैयारी में किन किन पुस्तकों का योगदान लिया? जी, पीटी मेरे ख्याल से पीटी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप प्रारंभिक स्टेज को क्रॉस करते हैं तभी आप मेंस दे पाते हैं। और अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इस बार का कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है, बट मुझे लगता है कि पीटी के संदर्भ में अगर 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, जैसे अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। साइंस की बात की जाए, इस बार भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन साइंस से थे। और जो करंट अफेयर होते हैं ये ऑलमोस्ट 90 to 95 क्वेश्चन कवर करते हैं। कुछ पुस्तक का नाम बताइए ताकि हमारे विद्यार्थियों को पता चल सके कि उनसे तैयारी करें। मैं तो पुस्तक में पहले जिसको कहेंगे कि ये गागर में सागर है, एनसीईआरटी को मैं इंपॉर्टेंट देना चाहूँगा। एनसीईआरटी इज़ द बेसिक बुक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप इसे एक बार इसे तो पढ़ना ही चाहिए। देन आफ्टर आप कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे मैंने जो इस्तेमाल किया था एनसीईआरटी के बाद, मैंने चूँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था तो साइंस को मैंने थोड़ा कम तवज्जो दिया, लेकिन हिस्ट्री के रूप में मैंने जैसे टीच योरसेल्फ और फिर स्पेक्ट्रम, इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन किताबों का इस्तेमाल किया। ज्योग्राफी को मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा, और एक विजार्ड की बुक आती है जो ज्योग्राफी के लिए, वो मैंने पढ़ी थी। इकोनॉमी मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक से लिया था। और देन आफ्टर पॉलिटी की बात की जाए तो मैंने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ी थी। अच्छा, मुख्य परीक्षा के बारे में बताइए, मेंस की तैयारी आपने कैसे किया? जी, मेंस की तैयारी में मैंने इस बार कई चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड होता जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन में 3 या 4 सेक्शन रहता है। तो मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, पहले अगर जीएस फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो जीएस फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री होते हैं वो आप ऑलरेडी जो नोट्स हैं या बाकी जो बुक्स हैं उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पे मैंने खास ध्यान दिया, और छात्रों को भी स्टेट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स जो है आपके अच्छे आते हैं। अगर अच्छे आते हैं तो रैंक का चांस अच्छा रहता है। और दूसरी बात है कि सेकंड पेपर की बात की जाए अगर, तो सेकंड पेपर में पॉलिटी के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हो या फिर आर्टिकल्स हो, इन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। और इसके अलावा जो भी रेफरेंस, जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, चूँकि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, न्यूज़पेपर को भी मैं प्रायोरिटी में रखता था। सुबह उठ के मेरा रूटीन था न्यूज़पेपर पढ़ना। उनमें जो पॉलिटिकल मैटर्स कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों को मैंने देखा, या फिर कोई भी आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड, जो एक लास्ट जो सेकेंड पेपर का साइंस टेक होता है, लोग इसको थोड़ा इग्नोर करते, इग्नोर इन द सेंस कि चलो इसको लिख देना है। बट मुझे लगता है कि अगर साइंस टेक को आप अच्छे से करें, साइंस टेक के लिए मैंने इस्तेमाल किया था योजना कुरुक्षेत्र, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ मटेरियल आते हैं। उसके अलावे मैंने साइंस टेक के लिए साइंस रिपोर्टर भी कभी कभी मैंने उसका भी इस्तेमाल किया। और अल्टीमेटली अगर साइंस टेक की बात की जाए तो द हिंदू, अगर जो लोग द हिंदू पढ़ते हैं तो द हिंदू में वीकली एक सेक्शन आता है। अगर आप उसे कवर करते हैं और साइंस टेक में कुछ नया इनोवेटिव चीज़ डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा मार्क्स दे के जाता है, जो रैंक में काफ़ी यूजफुल होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं ऑलवेज डिबेट, राज्यसभा लोकसभा जो डिबेट होता था मैं उसे देखा करता था, और दृष्टि में जो भी एक कंपाइलेशन आता था उसका मैं उसे ज़रूर पढ़ता था, ताकि इंटीग्रेटेड अप्रोच बना रहे। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कैरियर कंचन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जीएस के मामले में कैरियर कंचन का नोट्स काफ़ी यूजफुल साबित हुआ। और मैं कहना चाहूँगा 2017 में मेरी मुलाकात उमेश सर से हुई थी। उस समय विप्लव सर भी थे, उत्तम सर। तो जीएस के मामले में जो मुझे उमेश सर से हेल्प मिला वो काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। और अगर उत्तम सर की बात की जाए तो पवेड का सेक्शन जो है उसमें उन्होंने भी हेल्प किया। पवेड के लिए मैं अपने जो मेरे गुरु हैं वो श्री समर रंजन हैं, मैं उन्हें श्रेय देना चाहूँगा इसके लिए। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी किया आपने? एज सच इंटरव्यू की तैयारी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू के लिए बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ों को मैंने देखा, डीप मैंने कुछ नहीं देखा था। बस मैंने, जैसे पवेड मेरा वैकल्पिक था तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने देख ली। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। लास्ट के 1 वीक में एक पॉजिटिव सोच रखना,
पॉजिटिव चीज़ों को परस्यू करना और ये सोचना कि नहीं वहाँ हमारा होता है उस समय के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। मैंने यही देखा, अगर जवाब कुछ गलत भी होते हैं और उसमें ऑनेस्टी होती है तो फिर बोर्ड के लिए ये क्षम्य है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस अगर है तो दैट विल गिव यू ए गुड मार्क्स। इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू आपका कब और कहाँ हुआ और किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे गए। मेरा इंटरव्यू आर.के. महाजन सर के बोर्ड में था और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ। और जैसे ही एंट्री के बाद और परमिशन लेके बैठने के बाद पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया वो हिस्ट्री से पूछा गया। अच्छा। तो हिस्ट्री से जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप गांधी और नेहरू के बाद किसे बेहतर मानते हैं, तो मैंने बताया कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं बेहतर मानता हूँ। तो उन्होंने जस्ट तुरंत एक क्वेश्चन फिर दागा कि ऑपरेशन पोलो क्या है। तो मैंने उसे बताया। देन आफ्टर सेकेंड मेंबर जो थे वो ज्योग्राफी पे चले गए कि भाई अब हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है तो आप ये बताइए कि क्यों बढ़ रही है, क्या कौन सा प्लेट है जो वहाँ पे स्लिप हो रहा है। देन आफ्टर मेरे एक सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय से एक ही प्रश्न पूछा गया पोस्ट कॉर्प। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, कुछ चीज़ें पॉलिटी से भी आई जिसका मैं जवाब अच्छे से दे पाया। और अगर मेरे बैकग्राउंड की बात की जाए तो बैकग्राउंड में चूँकि साइंस का बैकग्राउंड था, उस समय कोरोना कंसेप्ट चूँकि जस्ट ख़त्म ही हुआ था, ख़त्म नहीं कहा जाए, वो धीमा हुआ था उस कंसेप्ट को। तो वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसका मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। इंटरव्यू के दौरान अगर कोई रोचक प्रश्न पूछा गया हो तो उसके बारे में बताइए। जी, एक मेरे ही ये कहा जाए कि चूँकि मैं वेटनरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए ये क्वेश्चन रोचक था। सर ने एक लास्ट में जो बैठे हुए सर थे उन्होंने पूछा कि भाई बताइए कि गधे की सेंचुरी कहाँ है। तो चूँकि मैं ये ऑलवेज टीवी में देख रहा था, अमिताभ बच्चन जी आते थे, वो गुजरात के कच्छ की बात करते थे और गधे की सेंचुरी की बात होती थी। अच्छा। तो शायद वो भी देखा करते थे और वो मैं भी देखा करता था। तो ये मेरे लिए जस्ट एक, मैं भले ही मैं वेटनरी बैकग्राउंड से हूँ लेकिन ये मेरे लिए जस्ट ये नया था। वाइल्ड सेंचुरी जी, जो कि सबसे बड़ा है, कच्छ के रण जी, में है। जी। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आप सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे। मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाइयों को और मेरी पत्नी को देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं कुछ कोचिंग संस्थान जैसे कैरियर कंचन और उनसे जुड़े लोगों को भी पूरी टीम के देना चाहूँगा। और अपने वैकल्पिक विषय में मैं श्री समर रंजन का नाम नहीं भूलना चाहूँगा क्योंकि मेरे गुरु रहे हैं और काफ़ी माइन्यूटली वो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने मुझे बताया है। आपको इस तैयारी हेतु मार्गदर्शन कहाँ से मिला। ये बात भी 2016 की ही है। चूँकि मैंने जैसे बताया कि हमारे संपर्क में जो भी काम होता है, डिजास्टर से जुड़े कुछ काम होते हैं, वहाँ कई लोग ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आते थे जिनका काम ऐसा होता था जो लोगों के जीवन को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। तो ये एक मोटिवेशन का रहा। फिर 2016 तक हमारे कई ऐसे सीनियर जूनियर ऐसे थे जो लोक कल्याण के काम, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके लोक कल्याण के काम कर रहे थे। तो ये मोटिवेशन, ये मार्गदर्शन मुझे वहीं से मिला और मेरे भैया श्री राजीव रंजन चौधरी जी ने भी मुझे इस ओर आने के लिए बताया। किसी भी अभ्यर्थी की सफलता के पीछे कोचिंग का कितना योगदान है और जो लोग कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, तैयारी के लिए मैं सबसे पहले तो मैं गाइडलाइन को इम्पॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि तथ्य तो काफ़ी है, सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स भी आपके पास हैं, आपको क्या करना है ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। देन आफ्टर you have to choose a part of that is you can say that a part of that education which enhance your preparation। तो उसमें जो टीचर होते हैं वो एक गाइडलाइनर की तरह होते हैं। तो कोचिंग संस्थान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। रही बात कि जो लोग कोचिंग से नहीं जुड़ पाते हैं या फिर जो लोग इतने कैपेबल नहीं होते हैं जो शहर जाके तैयारी कर पाएँ, तो वो उनके लिए भी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात मैंने बोली या डिटर्मिनेशन की बात बोली, वो पहला होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। वंस अगर आप ये डिटरमाइन कर लेते हैं, डिवोशन हो जाता है कि आपको करना है, देन आफ्टर आप उसका मार्ग जो है खुद आप खोजते हैं और ये मार्ग कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों तक ले जाती है जो आपकी सफलता में कारगर सिद्ध होते हैं। अभी देश के नामी गिरामी जो शिक्षक हैं वो यूट्यूब पर फ्री क्लास पढ़ाते हैं। जी,
उससे कितना फ़ायदा हो सकता है ऐसे दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी? बिल्कुल, ये ऑनलाइन मैंने ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि पहुंच के रिस्पेक्ट में ऑनलाइन की बात नहीं की, बट अब ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी पहुंच हैं। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन भी इटसेल्फ, मैं इसको, चूँकि मैं खुद एक जॉब में रहा हूँ, जॉब करते हुए मैंने भी ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लिया है। मैं कुछ ऐसे यूट्यूब्स के कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका सहारा लिया है। मुझे लगता है कि ये आपके प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते आपको ये चूज करना चाहिए कि जो मटेरियल आपके सामने परोसे जा रहे हैं उनकी सत्यता कितनी है, ये स्थापित होना चाहिए। और ये आप तभी कर सकते हैं जब एक बार आप बुक्स को भी पढ़ें। तो रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूट्यूब को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार बुक्स ज़रूर पढ़ें आप। कुछ ऐसे चैनल का नाम बता पाएंगे जो कि विद्यार्थियों को देखना चाहिए या उनके जो इनिशियली प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो? जी, मैं तो कैरियर कंचन भी काफ़ी अच्छी चीज़ों को पेश कर रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, और चूँकि मैं जुड़ा हूँ, उसको नज़दीक से देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर इम्फेसिस देना चाहूँगा। और अगर दूसरी बात की जाए तो मैंने जो हेल्प लिया था वो ईटी एकेडमी का, ये ईटी एकेडमी कैरियर कंचन के साथ साथ और एक स्टडी आईक्यू है, उसका मैंने हेल्प लिया था। तैयारी के दौरान या फिर एग्ज़ाम हॉल में भी समय प्रबंधन की महत्ता जो है बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है उसको आपने कैसे किया? ये टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेंस को अगर आप लिख रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास एक पूरा नॉलेज रहेगा कि एक तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अगर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड है तो उसके सेक्शन को बांटना है कि पूछा कहाँ जा रहा है, किन बिंदुओं पर एम्फेसिस देना है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट को भी कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर प्रश्न को पूरे अच्छे से नहीं समझेंगे और आप जस्ट एक दो लाइन को पढ़ के लिखना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपके टाइम को भी कंजप्ट करेगा। तो ज़रूरी है कि किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। और चर्चा करने का मतलब, जैसे कई लोग कहते हैं कि पूरा पेज भरना है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे मेंस के दरमियान मेरे 7 से 8 पेज बच ही जाते थे और मैं बिंदुवार क्रम ही व्याख्या करता था। जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को। तो टाइम मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझना और फिर बिंदुवार उन चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखना। अभी हाल फिलहाल कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि पहले तो यूपीएससी में होता था कि इंग्लिश मीडियम वाले बाजी मार ले जाते थे। जी जी। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा वहाँ इन्फीरियर महसूस करते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। बीपीएससी में भी अब इन चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि सारे जो टॉप 10 हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ऐसे में हिंदी मीडियम से तैयारी करने वालों के लिए आपका क्या सलाह रहेगा, उसके पीछे क्या अड़चन है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भाषा को मैं बंधन तो नहीं मानता हूँ। ये कंसेप्ट है अभी भी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको मार्क्स कहीं ना कहीं ज़्यादा आते हैं, लेकिन भाषा का बंधन मैं यहाँ नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं। उदाहरण दूंगा मैं, मुझे जहाँ तक याद है 56 तो 59 के जो टॉपर थे श्री संजीव कुमार सज्जन जी, उनका मीडियम हिंदी शायद रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो पवेड में उनका मार्क्स भी काफ़ी अच्छा था और जीएस में भी मार्क्स काफ़ी अच्छा था, अगर ये भाषा का बंधन होता तो उन्हें टॉप ही नहीं करना था। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी भाषा में दे रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, स्ट्रक्चर फ्रेम्ड हो पूरी तरह कि करना क्या है, मुझे लिखना क्या है और किन चीज़ों को बिंदुवार चर्चा करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी चाहे तो इंग्लिश मीडियम के जो अच्छे बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, साइंस टेक में अगर वो चाहें तो द हिंदू का जो एक वीकली सेक्शन आता है वो पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल है। जो कि ये अप्लाइड साइंस टेक पूछा जाता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, मान चीज़ों से हटकर, जो मार्केट में अवेलेबल है मटेरियल, उनसे हटकर अगर आप लिखते हैं तो ये भी आपको रैंक लाने में बहुत अच्छा मदद करता है। मैगजीन के बारे में बताइए कि अभी तो बहुत सारे मैगजीन है बाज़ार में, तो विद्यार्थियों को बीपीएससी की तैयारी के लिए किन किन मैगजीन को पढ़ना चाहिए और कौन से अच्छे हैं? मैंने जो इस्तेमाल किया था मैगजीन, मैंने दृष्टि, एक ही मैगजीन मैंने इस्तेमाल किया था, दृष्टि। कभी कभी इनसाइट का मैगजीन भी मैं लिया करता था, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में अगर आप बिगिनर हैं तो एक कोई दृष्टि आईएएस का जो एक होता है, अदरवाइज विजन का जो एक मंथली निकलता है वो भी आप कर सकते हैं, या इनसाइट का कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी कुछ लोग, जैसे मैंने भी प्रतियोगिता दर्पण का पहले 56 59 की बात की जाए तो मैंने भी
प्रतियोगिता दर्पण से ही तैयारी की थी, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण को भी अच्छा मानता हूँ और दृष्टि इस बार मैंने दृष्टि। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैगजीन की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसके अलावे और कुछ बताइए कि और भी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, किन किन चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स की एक फुल प्रूफ तैयारी हो सके। जी, करंट अफेयर इटसेल्फ एक कहा जाए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, कि कोई एंटीबायोटिक अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है तो काफ़ी चीज़ों को, डिजीज़ को प्रोवाइड करता है या ये एलिमिनेट कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि करंट अफेयर में एक तो पेपर आपका मस्ट है, क्योंकि जो पेपर की जो जानकारी होती है वो उसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो आपको मेंस राइटिंग में मदद करती हैं। और जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड हो रहा है वो इंटीग्रेट, कहीं ना कहीं अगर वो आप पढ़े रहते हैं, वो आपके दिमाग में रहता है, तो वो यूज़फुल आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावे जो डिबेट होते हैं, खासकर राज्यसभा और लोकसभा के, या फिर जो राज्यसभा लोकसभा के कंपाइल जो एडिशन वगैरह जो न्यूज, अब तो दोनों एक हो गया, संसद टीवी हो गया। जी, संसद टीवी, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन, अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें होंगी, जैसे कहा जाता है कि शुरुआत में पढ़नी भी सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं, हाँ आपके पास समय कम है तब आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। लेकिन शुरुआत में अगर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ओवरऑल एक कंसेप्ट रहता है, तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन को, खासकर जीएस के मामले में जो पार्ट 2 होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है। चलिए, अच्छी बात है। शिवांशु जी, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे पापा एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, जो साइंस में बैकग्राउंड है। मेरे लिए उनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उन्होंने 10th तक जो साइंस मुझे पढ़ाया वो आज भी मैं कहूँगा कि जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है वहीं से है। मेरी माता गृहिणी हैं। मैं 3 भाई हूँ, मेरे बड़े भैया बाहर हैं और एक मैं सबसे छोटा हूँ। फिर मैंने ग्रामीण परिवेश से ही प्राइमरी स्कूल पास किया, फिर वहाँ सुल्तानगंज, एक्चुअली मैं भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ के मुरारका कॉलेज से पास करने के बाद मैं फिर पटना आ गया। पटना में मैं मेडिकल की तैयारी में जुट गया। देन आफ्टर मेरा सिलेक्शन बिहार वेटनरी कॉलेज में हुआ और वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर मैं जॉब में आ गया था। अच्छा, तो ये बताइए कि किसी भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो है, उनके परिवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो किस हद तक प्रभावित करता है कि कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाहता है, उनके अपने सपने हैं आईएएस बनने का, ऑफिसर बनने का, तो उनकी परिवार की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसका कहाँ तक प्रभाव पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखिए, समाज, जैसा कहा भी जाता है कि समाज को हम लोग भी प्रभावित करते हैं और समाज से खुद भी प्रभावित होते हैं, तो ये चीज़ें तो है, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक चीज़ें प्रभावित तो करती हैं। बट अगर आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, डिवोशन हो कि मुझे ये करना है, वंस अगर आप अपना गोल निर्धारित कर लेते हैं और उसके लिए, कहते हैं ना कि सपना देखना ज़रूरी नहीं है, सपने को साकार करने के लिए वैसा काम भी करना ज़रूरी है। तो अगर आप सेल्फ डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर ये चीज़ें, ये बाधाएं बीच में नहीं आती हैं। चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, हमारे गांव से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास ना कहा जाए कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से भी जो हमारा वो समाज है ग्रामीण परिवेश का, वो कैसा है बेहतर समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने सफलता अर्जित की। और ऐसा एग्जाम्पल, ये मैं पहला एग्जाम्पल नहीं हूँ, इससे पहले भी हैं कई लोग ऐसे हैं जो इन बंधनों को तोड़कर, अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन रहा है और डेडिकेशन रहा है, हार्ड वर्किंग रहा है, विथ ऑनेस्टी, यानी किसी भी विद्यार्थी के राह में उनका अगर पिछड़ापन है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो बाधा तो है, लेकिन इन बाधाओं को हौसले के जरिए जो है, जी बिल्कुल पार किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जो आगामी परीक्षा है, तैयारी में लगे हुए जो विद्यार्थी हैं, सिविल सेवा हेतु या अन्य जो स्टेट पीसीएस है या लोअर पीसीएस है, तो इनकी तैयारी में जो लगे हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी, चाहे वो बिगनर हों या फिर जो अभी कुछ कारणों से रह गए हों, बेसिक कंसेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है, विषयों की जानकारी इम्पॉर्टेंट है, विषयों के जो तथ्य हैं उनको जानना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आपको ये भी समझना है कि परीक्षा के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है।
सेकंड पार्ट तो ये है कि फिर आपको ये जानना है, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, विषय को समझने के बाद, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। देन आफ्टर आपको ये एनालिसिस करना है, जो यूपीएससी के पेपर को या फिर स्टेट पीसीएस के पेपर को भी एनालिसिस करना ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है, ताकि वो आपको ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इन चीज़ों को ट्रैक बना के चलना आपके लिए उपयोगी रहेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब जो ट्रेंड है वो पीटी और मेंस का एक साथ स्टार्ट करें वो तैयारी। ऐसा नहीं है कि पीटी की तैयारी को आप कर रहे हैं और मेंस को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, तो आप पीटी थोड़ा कम समय आप मेंस के लिए आप दें, वो अलग बात है, लेकिन पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें, हार्ड वर्क करें और ऑनेस्टी के साथ सारा काम करें। प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तो आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद का कहना था कि दौड़ना व्यर्थ है, मुख्य बात तो समय पर चल पड़ना है जी। तो अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे कब से प्रारंभ कर देना चाहिए तैयारी? मुझे लगता है कि अगर अगर किसी ने सोचा है कि मुझे तैयारी करना है बीपीएससी का, तो देखिए ये इंडिविजुअल वाइज वेरी ज़रूर करता है, बट मुझे जो अपना लगता है कि नहीं, ये आप 12th के बाद से अगर आप स्टार्ट कर दें तो ये फार बेटर होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसे अचीव कर सकते हैं। बैलेंस देखना होगा कि आप कितना बैलेंस अपने एकेडमिक के साथ कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है और एकेडमिक में आप किसी एक सब्जेक्ट को, इसका एक तरीका ये हो सकता है, जो वैकल्पिक विषय है, अगर आपका वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहे तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। और जीएस की बात जहाँ तक है तो वो काफ़ी ऐसे रूटीन्स होते हैं जिसमें आप उसको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो 12th के बाद इटसेल्फ ए गुड चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी 64वीं बीपीएससी का जब इंटरव्यू था तो इस संस्थान से भी लगभग 200 विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया था, परंतु सफल हुए 90 विद्यार्थी। फाइनली 90 विद्यार्थियों ने यहाँ से सफलता प्राप्त करके और ऑफिसर बनने में कामयाबी हासिल किया। लेकिन जो असफल हो गए इस मुकाम तक आकर, पीटी पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद वे असफल हो गए, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, श्री अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है कि विजेता वो नहीं जो फेल हुए, विजेता वो हैं जिन्होंने क्विट ना किया हो, जिन्होंने गिव अप ना किया हो। तो मैं कहना चाहूँगा, डोंट स्टॉप ट्राइंग, डोंट स्टॉप बिलीविंग एंड नेवर गिव अप। दैट वन डे कम्स व्हेन योर फ्यूचर विल बी योर। माउंटेन मैन मांझी का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा, सेक्शन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ का क्या कार्य प्रणाली है और आप वहाँ जाकर क्या सुधार? आप ही बताइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशु जी, आप आए और विद्यार्थियों को एक अच्छा अमूल्य सुझाव दिया। विद्यार्थी इससे जरूर लाभान्वित होंगे और जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए हम भी एक शब्द कहना चाहेंगे, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी शब्द के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।